पिछले भाग में आपने पढ़ा कि 10-12 सालों बाद निशा के पास सुमित का अचानक फोन आता है, जो निशा को अतीत के गलियारों में ले जाता है, जहां सुमित और उसके प्यार की यादें सजीव हो उठती हैं। अब आगे किसी ने मेरा हाथ पकड़ के खींचा। मैं चीखने ही वाली थी कि सुमित ने मेरे कान में कहा, चिल्लाना मत, मैं हूँ। देखो, गलत मत समझना, मगर जब से तुम आई हो तुमसे मिलने के लिए सारे प्रयत्न कर लिए, मगर तुम हो कि एक पल को अकेले ही नहीं रहती। तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा। सुमित की मासूमियत से भरी शिकायत को सुनकर मुझे हंसी आ गई। सुमित, अच्छा तो तुम्हें हंसी आ रही है ना? ठीक है, जाओ, नहीं रोकता तुम्हें। निशा, अरे नाराज मत हो, मैं तो बस ऐसे ही, मुझे भी तो आपसे मिलने का बहुत मन था, मगर क्या करती। सुमित, अच्छा सुनो, मैं बगीचे में 6 से 7 के बीच तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कुछ देना है तुम्हें, ठीक है ना? अभी तुम जाओ, ऐसे हम दोनों का यहाँ खड़े रहना अच्छा नहीं है। किसी ने देख लिया तो बेकार पखेड़ा खड़ा होगा, मगर याद रखना, भूलना नहीं। मैं शर्माते हुए अंदर चली गई। नींद तो मानो मेरी दुश्मन बन गई थी, आने का नाम ही नहीं ले रही थी। करवट बदल बदल के थक गई मैं। रात इतनी लंबी भी होती है आज पता चला। आगे सुबह हुई। आज सबसे पहले तैयार होकर मैं बगीचे में गई। वहाँ सुमित मेरा इंतजार कर रहा था। लगता है कल रात इनके भी नींद के साथ कुश्ती ही चल रही थी। मन ही मन सोच के हंसती हुई मैं उनके पास जाकर खड़ी हुई। सुमित ने मेरा स्वागत हमेशा की तरह अपने निश्चल मुस्कान के साथ किया। निशा, लो आ गई, अब बताओ क्या बात है? सुमित, अपनी आंखें बंद करो, फिर बताता हूँ। मुझे महसूस हुआ कि सुमित मेरे पैरों के पास बैठे हैं। मैंने कहा, ये क्या कर रहे हो? आंखें मत खोलना, सुमित ने चेतावनी देते हुए कहा। हाँ, अब खोल सकती हो आंखें। मेरे दोनों पैरों में खूबसूरत चांदी की पायल थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं, इसकी क्या ज़रूरत थी सुमित? सुमित, अरे निशु, तुम भी ना फिल्मी हीरोइनों वाले खिसे पीटे डायलॉग मत बोलो। तुम्हें पसंद आया या नहीं ये बताओ। मैं, बहुत सुंदर है, मगर जब कल सब पूछेंगी ये कहाँ से आई तो मैं क्या बताऊंगी? सुमित, इसीलिए तो अभी दे रहा हूँ, मेरी याद समझकर रख लेना इसे निशु, और तब पहनना जब मैं सबके सामने ये तुम्हें पहना सकूं। मैं हमेशा कल्पना करता हूँ निशु कि तुम मेरे जीवन में ऐसे ही पायल छनकाती एक दिन आओगी, और सदैव मेरा घर इन पायलों की झनकार से गूंजता रहेगा। जी तो चाह रहा था कि सुमित बोलता रहे और मैं सुनती रहूं, मगर डर था किसी के आ जाने का। मैं चलती हूँ, सभी लोग जाग गए हैं, और कहकर मैंने पायल खोलनी चाहिए। सुमित, रुको। निशु, अभी ना खोलो, अंदर जाते ही खोल लेना। इनकी रुनझुन की आवाज़ को मैं अपने दिल में बसा कर रख लेना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराकर वहाँ से धीरे धीरे चलते हुए अंदर चली गई। सीमा दीदी का दिया हुआ खूबसूरत नीले रंग का सूट पहनकर मैं फूले नहीं समा रही थी। पूजा शुरू हुई, और जब प्रसाद बांटने का समय आया तो मुझे और सुमित को एक काम सौंपा गया। बताने की ज़रूरत नहीं कि कितनी खुशी हुई मुझे इस बात से। एक पल जो हमें साथ में गुजारने को मिलता हमारे लिए अमूल्य था। प्रसाद बांटते बांटते धीरे से सुमित ने मेरे कान में कहा, ये रंग तुम पर खूब सुंदर लग रहा है निशु। अच्छा, और मैंने छोटा गुस्सा दिखाते हुए कहा। सुमित हंसता हुआ बोला, तुम भी ठीक ठाक ही लग रही हो। मैं गुस्से से उसको मारने के लिए उसके पीछे भागी। पीछे से अलका मामी के हंसने की आवाज़ आई। वो बोल रही थी, बड़े हो गए पर बचपना नहीं गया इनका। इसी तरह हंसी खुशी में 2 दिन 2 पल के जैसे बीत गए। एक दूसरे से जल्द मिलने और रोज़ फ़ोन पर बात करने का वादा लेकर मैं वापस चली आई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दुनिया बहुत खूबसूरत लगती थी। हर समय बीते लम्हों के ख्यालों में खोए रहना अच्छा लगता था। सारा दिन मैं शाम का इंतज़ार करती, पर वो कहते हैं ना, खुशियों की उम्र ज़्यादा लंबी नहीं होती। जीवन में सुख और दुख का अपना एक क्रम है, एक के बाद दूसरे को आना ही है। अचानक सुमित के फ़ोन आने बंद हो गए। 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते पूरे 5 दिन हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। आशंकाओं ने अपना माया जाल फैलाना शुरू कर दिया था। पागलों की तरह मैं दिन भर फोन के पास बैठी रहती। बुरे से बुरे ख्याल दिल में आते। क्या हुआ होगा यही सोचती रहती। माँ भी कई बार मुझे टोक चुकी थी, ये कैसी हालत बना रखी है।
मगर मैं क्या करती, किसी चीज़ में दिल ही नहीं लगता था मेरा। फिर एक दिन मामा जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि अलका मामी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और उनको पीजीआई लखनऊ में एडमिट करना पड़ा है। उनको शायद कैंसर हुआ है और वो भी चौथे चरण में है। उनका बचना अब आसान नहीं है। एक पल में मुझे सब समझ आ गया। पिछली बार जब मैं गई थी तभी अलका मामी बहुत थकी थकी लग रही थी। माँ ने टोका भी था मगर उन्होंने मजाक में टाल दिया था। ओह, सुमित कितनी मुसीबत में है, कैसे झेल रहा होगा ये सब। अंदर ही अंदर में छटपटा रही थी। पापा ने तय किया कि वो अलका मामी को देखने लखनऊ जाएंगे। मैंने भी जाने की जिद की, लेकिन माँ ने मुझे समझाया कि अभी हम मिलकर आ जाते हैं, जब वो घर आ जाएंगी तब वो मुझे ले जाएंगी, क्योंकि अस्पताल में ज़्यादा भीड़ भाड़ करना ठीक नहीं होगा। मैं भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और प्रार्थना करना शुरू किया कि मामी जल्दी अच्छी हो जाए। बार बार मुझे सुमित और ज्योति का ख्याल आता और आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह निकलती। दिल चाह रहा था कि कैसे भी करके मैं सुमित के पास चली जाऊं। उसका दुख तो खत पर नहीं कर सकती, लेकिन बांट तो सकती हूँ। पंख कटे हुए पंछी की तरह मेरा हाल था, जो अपने पंख तो फड़फड़ा सकता था लेकिन उड़ नहीं सकता था। माँ पापा जब वहाँ पहुँचे तो शायद सुमित को मेरा ध्यान आया होगा, क्योंकि उस दिन उसका फ़ोन आया। जब फ़ोन की घंटी बजी तो मैंने अनमने ढंग से फ़ोन उठाया, क्योंकि सुमित के फ़ोन की उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने फ़ोन उठाया। हेलो सुमित, निशु। मैं महसूस कर पा रही थी कि अपनी भावनाओं पर बमुश्किल काबू करने की कोशिश के बाद ये दो शब्द निकले हैं उसके गले से, क्योंकि मेरा भी यही हाल था। हाँ सुमित। सुमित, सब खत्म हो गया है निशु। क्या कहूँ मैं। मम्मी मम्मी बस कुछ ही दिनों की मेहमान हैं, अब हमारा क्या होगा। सुमित, ऐसे हिम्मत हारने से क्या होगा। आप ऐसे करोगे तो ज्योति का क्या होगा, पापा को कौन संभालेगा। अभी हमारे पास कुछ दिन है ना, हम पूरी कोशिश करेंगे। जब तक उम्मीद की किरण भी बाकी है तब तक उम्मीद खो देना सही है क्या। आपने ही से सीखा है, सकारात्मक होकर संघर्ष करते रहना। जीतने की उम्मीद ना हो तो भी अंतिम सांस तक प्रयत्न करते रहना। हम भी प्रयास करेंगे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सुमित, हाँ, दिल्ली के एक बड़े हॉस्पिटल में हमने कैंसर के स्पेशलिस्ट से अपॉइंटमेंट ली है। पापा का तो बुरा हाल है निशु। तुम तो जानते हो पापा और माँ एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। उनको संभालना मुश्किल हो रहा है। काश तुम मेरे साथ होती निशु। आपकी निशु हमेशा आपके पास ही है सुमित। बस मेरा तन यहाँ है, मन से सदैव आपके पास हूँ। अब ज़रा भी मत घबराना। ज्योति ज्योति कहाँ है। सुमित, ताई जी के पास ही है। ताई जी मेरी मामी, उसका पूरा ख्याल रख रही हैं। वैसे मेरी जानकी बुआ भी आई हुई हैं। आज मैं वापस घर जा रहा हूँ। वहाँ दूसरों के भरोसे बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकते। पापा मम्मी से एक पल को दूर नहीं होना चाहते। मैं भी नहीं चाहता कि वो मम्मी से दूर हो जाएं। जितने दिन भी रह सकें वो हमेशा साथ रहें, क्योंकि अब मैं समझता हूँ कि एक दूजे का साथ क्या मायने रखता है। इसीलिए मुझे जाना होगा। हाँ ठीक है सुमित, आप अपना ध्यान रखिएगा। फ़ोन रखकर थोड़ी देर वैसे ही बैठी रही। सुमित के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। सुमित की जानकी बुआ से मैं एक बार मिली थी। बाकी ज्योति ने बताया था कि पिछली बार जब वो आई थी सुमित के लिए अपनी ननद के बेटे का रिश्ता लेकर आई थी। खूब पीछे पड़ी थी सुमित के पिताजी के कि एक बार लड़की देख लो। उनके अनुसार उनकी ननद की बेटी आभा, हाँ यही नाम था उसका, उसके जैसी खूबसूरत लड़की पूरे 4 गांव में नहीं होगी। आभा के पिता भी बहुत रईस थे, तो दहेज भी बहुत मिलेगा, ऐसा लालच भी दिखाया गया था बुआ जी की तरफ से। हालांकि सुमित के पिताजी भी यही चाहते थे, मगर उन्होंने सुमित को जुबान दे रखी थी कि जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता उसकी शादी की बात नहीं करेंगे। दरअसल सुमित के पिताजी नौकरी के खिलाफ थे, क्योंकि उनका खुद का ट्रांसपोर्ट का काफ़ी अच्छा बिजनेस था और साथ साथ पुरखों की ज़मींदारी के कारण अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी। इकलौता बेटा होने के नाते उसके पास सब कुछ सुमित का ही था, लेकिन सुमित अपने दम पर कुछ करना चाहता था।
उसने अपने पापा को कहा था कि एमबीए के बाद सिर्फ 4 साल वो उसका इंतज़ार करें। अगर इन 4 सालों में वो कुछ अच्छा न कर पाया तो अपने पिताजी का बिजनेस संभाल लेगा और फिर शादी भी कर लेगा। माँ पापा वापस आ गए। माँ बहुत दुखी थी अलका मामी की हालत देखकर, पर कर भी क्या सकते थे। कुछ 6 महीने तक दिल्ली और मुंबई कई जगहों पर जहाँ भी कुछ उम्मीद हो हर जगह कोशिश करने के बाद डॉक्टरों ने अलका मामी को घर ले जाने को कह दिया। डॉक्टरों का कहना था कि अब ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता, इसीलिए घर ले जाकर उनके साथ अच्छा समय बिताने की और जितने दिन भी उनके पास हैं उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। वो घर वापस आ गई। मुझे उनसे मिलना था तो माँ और मैं नानी के घर गए। हंसती मुस्कुराती अलका मामी का शरीर आधा हो गया था। उनके खूबसूरत बाल जिनको बचपन में कंघी करने के लिए मैं और ज्योति लड़ पड़ते थे, वो बाल उनका साथ छोड़ चुके थे। बेड पर ऐसा ऐसा लेटा हुआ देखकर मैं खुद को संभाल ना सकी और फूट फूट कर रो पड़ी। इशारे से मुझे पास बुलाकर मामी ने मेरे सर पर हाथ रखा और चुप होने को कहा। ठीक हो जाऊंगी मैं, तुम बच्चों की शादियां देखनी है मुझे, ऐसे कैसे मुझे कुछ हो जाएगा। थोड़ी देर बैठकर मैं बाहर आई। सुमित नहीं था वहाँ। मैं चारों ओर उससे ही ढूंढ रही थी। बाहर निकल के देखा तो बुआ जी, मेरे मामा जी, सुमित के पिताजी और मेरी माँ सब बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। ज्योति किचन में चाय बना रही थी। मैं वहाँ जाकर उसकी मदद करने लगी। मैंने पूछा, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। ज्योति ने जो बताया उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से किसी ने प्राण निकाल लिए हों। सुमित की माँ की इच्छा थी कि वो सुमित की शादी देखे। ऐसे अवसर पर बुआ जी ने अपना पुराना प्रस्ताव फिर रख दिया, जिसको सुमित के पिताजी ने इस समय में उचित समझकर मान लिया। जब सुमित को पता चला तो खूब हंगामा हुआ। वो ये शादी नहीं करना चाहता था। दोनों बाप बेटों में थोड़ी बहस भी हुई। वैसे तो सुमित अपने पिता से ज़्यादा नहीं बोलता था, लेकिन पहले बार उसने उनकी बात काटने की हिम्मत की थी। इस बात से पिताजी बहुत आहत थे। नतीजा ये हुआ कि पिछले 3-4 दिनों से सुमित ऑफिस जल्दी जाता और लगभग सबके सोने के बाद आता और कभी कभी वहीं सो जाता। ज्योति बताते बताते रो पड़ी और बोली, निशु, तेरी तो बहुत मानते हैं भैया, तू बात करना उनसे। मम्मी की हालत तो देख ही रही है ना। अगर उन तक ये बात पहुंचे तो वो शायद कुछ दिन भी ना रह पाए। ज्योति मेरे सामने फूट फूट कर रोने लगी और मैं तो जैसे जड़ हो गई थी अपने स्थान पर। सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची थी। फिर जैसे तैसे करके मैंने ज्योति को चुप कराया। उस रात मैं सो ना सकी। सुमित ने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया। माना कि हमारी बातें ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, मगर फिर भी ये बात भी थी कि आजकल वो जब भी बात करता बहुत उखड़ा उखड़ा रहता था। मुझे लगता था कि वो अभी अपने हालात से परेशान है, मगर आज पता चला कि अंदर ही अंदर वो कितना लड़ रहा था अपने आप से। पूरी रात में रोती रही। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बहुत सोचने के बाद मैं एक निर्णय पर पहुंची। कुछ तय किया, मन ही मन, और सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। ज्योति, ज्योति कहाँ है तू? आवाज़ लगाती हुई मैं कमरे में गई। वो अलका मामी को नाश्ता करा रही थी। मैं उसके साथ किचन में चली आई और पूछा, सुमित का खाना तो तुम लेकर जाती हो ना शहर तक, ये ड्राइवर जाता है। ऐसा करो, आज टिफ़िन मुझे दे दो, मैं लेकर जाती हूँ। ज्योति खुश होकर बोली, हाँ निशु, बात भी कर लेना तू। मेरा दिल कहता है तेरी बात वो ज़रूर मान जाएंगे। विशाल भाई ने भी बहुत समझाया है उनको। मैं टिफ़िन लेकर सुमित के ऑफिस पहुंची, जो पास के ही शहर में था। बड़ा सा कैंपस था जहां छोटे बड़े बहुत से ट्रक खड़े थे। बहुत से लोग भी थे वहाँ। मैं सीधे उसके कैबिन में गई। बचपन से आना जाना था हमारा यहाँ, तो झिझक तो थी ही नहीं। सुमित के साथ उनके ऑफिस के 1-2 लोग थे जो किसी चालान के क्लियर ना होने की बात कर रहे थे। मुझे देखते ही सुमित की आंखें आश्चर्य से फैल गई। उसे शायद यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैं ही हूँ। उसने सबको जाने का बोल दिया और मेरे पास आकर बोला, निशु तुम कब आई? तुम यहाँ? मैं कल दोपहर में आई। आप जब घर पर नहीं आओगे तो मुझे ही आना पड़ेगा ना। सुमित, वो काम थोड़ा ज़्यादा था ना। मैं, तो आप बातें भी छुपाओगे मुझसे? ज्योति ने सब बता दिया है मुझे। आप, अभी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कोई क्लाइंट आ गया।
मैं चुप हो गई और टिफ़िन रखकर बाहर आने लगी। उन लोगों को बैठने के लिए बोलकर सुमित मेरे पीछे आया। मैंने कहा आज शाम को बगीचे में मैं आपका इंतज़ार करूंगी, कहकर मैं वापस जाने लगी। सुमित, मैं नहीं आऊँगा निशु, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो। मैं, ठीक है, तो फिर मैं देखूंगी कि मेरे विश्वास में ज़्यादा ताकत है या आपके ज़िद में। कह तो दिया, पर डर लग रहा था कि अगर सुमित नहीं आया तो। लेकिन फिर मेरा दिल मुझे आश्वस्त करने लगा, सुमित ज़रूर आएगा। मैं बेसब्री से सुमित का इंतज़ार कर रही थी। खुद को सामान्य बनाए रखने मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। थोड़ी ही देर में सुमित वहाँ आया। मैं गुलमोहर के पेड़ से टेक लेकर खड़ी थी। आते ही उसने मुझसे कहा, लो आ गया मैं, तुम्हारी बात कैसे टाल सकता हूँ? नाराज़ हो मुझसे? मैंने तुमसे शादी की बात छुपाई। मैंने कहा हाँ, नाराज़ तो मैं हूँ आपसे, लेकिन बात छुपाई इसीलिए नहीं। आपने मुझे इतना कमज़ोर समझा इसलिए। आपको लगा मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए इतनी कमज़ोर नहीं हूँ मैं। सुमित, तो शादी करने से ही उनको सहारा मिलना है, तो वो मैं तुमसे क्यों नहीं कर सकता? आज मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर उन्होंने ज़ुबान दी है तो मैंने भी तुम्हें दी है। मैं घबरा कर, नहीं नहीं सुमित, ऐसा गज़ब मत कर देना। बात सिर्फ शादी की नहीं, अब बात उनके आत्मसम्मान की है, उनके अहम की है। अगर आप उनकी बात मान लेते हैं तो उनको ये भरोसा होगा कि पत्नी के चले जाने पर भी बच्चे हैं जो उनका मान सम्मान करेंगे, उनको प्यार करेंगे। लेकिन आपने आज उनकी बात नहीं मानी तो भावनात्मक रूप से वो खुद को आज से ही अकेला समझेंगे। अगर सब कुछ ठीक होता तो शायद एक बार हम सबको समझा भी लेते, लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं कि हम सिर्फ अपने अपने बारे में सोचें। और ये भी तो सोचो, मम्मी को जब पता चलेगा क्या वो खुश होंगी? क्या मुझे अच्छा लगेगा कि बाप बेटे के बीच जीवन में पहली बार मेरी वजह से बहस हुई? सुमित, मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा जो भी मेरे साथ हो रहा है। पहले मम्मी फिर तुम, सब एक के बाद एक। मैं क्या करूँगा ऐसे ज़िंदगी का जिसमें वो लोग ही ना हों जिनको मैं प्यार करता हूँ? मैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आप अपने पापा के बारे में सोचिए। महज कुछ सालों के प्यार को खोने से आपको इतना दुख हो रहा है, और वो तो अपने जीवन का आधा हिस्सा खोने वाले हैं, और ऐसे में उनको आपके सहारे की ज़रूरत है। तो आप सिर्फ अपना सोच रहे हैं। सुमित, लेकिन निशु, क्या ये तुम्हारे साथ गलत नहीं होगा? मैंने तुमसे जो वादा किया था उसका क्या? जीवन भर मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकूंगा, और सबसे बड़ी बात, मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं दे सकता। मैंने आपको हर वादे से मुक्त किया, कुछ गलत नहीं है। सोचो क्या हासिल कर लेंगे हम साथ रहने की ज़िद में? हम तो खुश हो जाएंगे, लेकिन हमारी खुशियाँ हमारे परिवार के आशीर्वाद के बिना क्या फल फूल पाएंगी? क्या मृत्यु की तरफ धीरे धीरे बढ़ती माँ को मिलने वाला सुकून और संतोष से ज़्यादा अहम है हमारी खुशी? एक पति जो अपनी पत्नी को खोने वाला है लेकिन सब्र बांध के बैठा है कि उसके बाद उसके बच्चे उसका सहारा हैं, उसे आहत करके हम खुश होंगे। मैं स्वार्थी नहीं बन सकती सुमित, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुमित कुछ ना बोल पाया, बस बच्चों की तरह मुझसे लिपट कर रो पड़ा। मैं भी खुद को रोक ना पाई। जाने कब तक हमारे आंसू एक दूसरे के कंधे भिगोती रहे। मुझे बार बार कहीं पड़ी हुई लाइन याद आ रही थी, सच्चा प्रेम बिछो मांगता है। दिल का गुबार जब आंखों से होकर बह निकला तो हम थोड़ा संभले। मैंने सुमित के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया और बोली, मुझसे एक वादा करो, जिस भी लड़की के साथ आपकी शादी होगी आप उसको खुश रखोगे। उसका इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होगा। वो तो अपने पूरे अरमान के साथ आपके पास आएगी। हमारी किस्मत के मजाक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वादा करो मुझसे। बार बार कहने पर सुमित ने कहा, कोशिश करूँगा निशु, बस तुम्हारे लिए। मैं बोली, तो जाओ और अभी जाकर पापा को हाँ बोल कर आओ, इससे पहले कि मैं कमज़ोर पड़ जाऊँ। अभी जाओ, मैंने सुमित को कहा। अपने आंसू पोंछ कर वो उठ खड़ा हुआ। जाने को हुआ तो एक बार फिर लौटकर मुझे गले लगाया। मेरे माथे पर अपने प्रेम की आखिरी विदाई देकर सुमित वहाँ से, मेरे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला गया।
मैं खड़ी सोचती रह गई, कैसा संयोग है। प्रेम के खूबसूरत सफ़र के शुरुआत का साक्षी भी गुलमोहर का वही पेड़ था और आज इस बिछोह का गवाह भी। अंतर सिर्फ इतना है कि उस दिन इसके फूल भी खुश होकर अपनी सारी रंगीनी मुझे दे रहे थे और आज वो मौन खड़ा मेरे मन के अंधेरे को अपने स्याह परछाई से और बढ़ा रहा था। दोनों घुटनों पर सर रखकर मैं सिसकने लगी। तभी मुझे किसी के आने की आहट हुई। मैंने सोचा सुमित है और चौंक कर देखा। अरे, ये तो विशाल भैया थे। डर के मारे मेरे प्राण सूख गए। कहीं इन्होंने सब सुन तो नहीं लिया, इनको सब पता तो नहीं चल गया। डर और घबराहट से मैं सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। मेरे पास आकर विशाल भैया खड़े हुए, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, ये सब क्या है निशा? आवाज़ में तेज़ी थी मगर गुस्से से ज़्यादा बेचैनी और अधीरता थी। मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। पास के खाट पर बैठते हुए बोले, जानती है निशा, सबसे पहले जब मैं यहाँ आया और तुम दोनों को देखा तो एक पल को मेरा दिमाग गुस्से से फटने लगा। जी चाहा था कि तुम दोनों को साहस जुटा के मैंने कहा, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। भैया आप मुझसे नाराज़ मत होइए, मैं मानती हूँ सुमित को पसंद करती हूँ। विशाल, नहीं पगली, ऐसा कुछ नहीं होगा। सच कहूँ निशा, अगर सब ठीक होता तो मैं खुद तुम दोनों को एक करने की कोशिश करता, क्योंकि सुमित से अच्छा जीवन साथी तो शायद कोई हो ही नहीं सकता तेरे लिए। बचपन का दोस्त है मेरा, अच्छी तरह जानता हूँ उसे। तो फिक्र मत कर, ये बात सिर्फ मुझ तक ही रहेगी, तेरे या मेरे सिवा किसी को पता नहीं चलेगा। मैं सच भैया, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप ये बात सुमित को भी नहीं पता चलने दोगे कि आप सब जानते हो। भैया, अगर मेरी वजह से आप दोनों की दोस्ती में दरार आई, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। अभी वो बहुत अकेले हो गए हैं भैया, जो आपने भी उनका साथ छोड़ा तो, और मेरी रुलाई फूट पड़ी। गुस्सा तो मुझे बहुत आया था निशा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी बातें सुनी तो विश्वास हो गया कि तो वो ही निशु है जिसको मैं जानता हूँ। मेरी बहन बहुत समझदार है, कोई भी गलत निर्णय नहीं ले सकती, ना कुछ गलत कर सकती है। जहाँ तक सुमित की बात है, मैं उसको भी बचपन से जानता हूँ, वो कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। मैं मानता हूँ कि किसी को पसंद करना या चाहना किसी के वश में नहीं, और इस उम्र में तो और भी नहीं। निशु, तूने बहुत सही फैसला लिया। इस फैसले से तुमने एक नहीं, 3 परिवारों की मान और मर्यादा के साथ इनके बीच जो वर्षों पुराना प्यार है उसको भी बचा लिया। उनके पैरों के पास बैठकर मैंने अपना सर उनके गोद में रखकर रोने लगी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पहले तो मुझसे एक वादा कर, आज के बाद तो दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखेगी। सुमित से, उसके जीवन से तुझे कोई लेना देना नहीं होगा, कभी नहीं, भविष्य में भी नहीं। तो जब तक उसके संपर्क में रहेगी वो अपनी ज़िंदगी में सामान्य नहीं हो पाएगा। दो नाव की सवारी में अक्सर सवार डूब जाता है। क्या उसका तू भी अपने जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाएगी? तू अपने जीवन में आगे बढ़। मैं, हाँ भैया, मैं वादा करती हूँ, जिस दिन सुमित की शादी हो जाएगी उस दिन के बाद मैं सुमित का नाम भी अपने ज़ुबान पे कभी नहीं लाऊंगी। लेकिन अभी अगर उसको ज़रा भी एहसास हुआ तो वो पता नहीं क्या करेगा, इसीलिए बस उसकी शादी तक। विशाल भैया, ठीक है निशु, मैं कितनी खुशनसीब हूँ भैया, जो आप जैसा भाई है मेरे पास। आपने मुझे समझा भैया, वरना तो ईश्वर करे हर निशा को आप जैसा भाई मिले, क्योंकि अगर आप जैसा भाई हर निशा को मिलेगा तो कोई भी निशा कभी भी कुछ गलत नहीं करेगी। मेरे सिर पर हल्के से चपत लगाकर भैया मुझे अपने साथ ले गए। दिल का बोझ सा उतर गया था मेरा। मैं वापस आ गई क्योंकि मेरी परीक्षा शुरू होने वाली थी। सच तो ये था कि अब मैं वहाँ रुकना ही नहीं चाहती थी। यहाँ आने पर बीच बीच में सुमित से बात हो जाती थी। अलका मामी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब रहने लगी, इसीलिए आनन फानन में एक कम तम झाम वाले सारे समारोह में सुमित और आभा की शादी हो गई। मैंने परीक्षा का बहाना बनाया और शादी में नहीं गई। कैसे जाती? सुमित को किसी और का होता हुआ शायद नहीं देख पाती। माँ गई थी बस। शादी वाले दिन सुमित ने मुझे फ़ोन किया था, वो बहुत दुखी था। मैंने भी सोचा आज आखिरी बार जी भर के बात कर लूँ, क्योंकि फिर तो मुझे विशाल भैया से किया हुआ अपना वादा निभाना था। सुमित, जा रहा हूँ निशु, एक ऐसे बंधन में बंधने जो मेरे दिल से कभी नहीं जुड़ा। अब तो तुम सब लोग खुश होना, अब तो दुनिया में कुछ अनहोनी नहीं होगी, चाहे मेरी ज़िंदगी तहस नहस हो जाए। निशा,
मुझसे किया वादा याद है ना? प्रेम करना बुरा नहीं है सुमित, ना तो इस पर किसी का वश है, लेकिन अपने प्रेम को पा लेने की जिद में औरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना ठीक नहीं। हाँ, मैं खुश हूँ। एक बाप को उसका बेटा लौटा कर, एक माँ अपनी अंतिम सांस जब लेगी, पिता और पुत्र को एक साथ खुश देखेगी और संतुष्टि के साथ इस दुनिया से विदा होगी। मैं खुश हूँ कि आप अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो। सुमित, आज आखिरी बार मैं आपसे बात कर रही हूँ। अगर कभी मुझसे सच में प्यार किया हो तो आज से मुझसे कोई संबंध मत रखना, और हो सके तो मेरे हिस्से का सारा प्यार अपने जीवन साथी को देना। ज़्यादा ना बोल सकी मैं और फ़ोन काट दिया मैंने। कह तो दिया कि मैं खुश हूँ, पर क्या मैं सच में खुश थी? लेकिन नियति के आगे मेरी खुशी या दुख क्या मतलब रखता है? सुमित की शादी के कुछ 2 महीने के बाद अलका मामी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। मैं इस बार भी नहीं गई। माँ पापा गए थे, मगर मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे बीएड की एंट्रेंस परीक्षा के लिए जाना था। जीवन अपनी रफ्तार से चल रहा था। मैंने बीएड अच्छे नंबरों से पास किया। अभी आगे का मैं सोच ही रही थी कि नितिन का रिश्ता मेरे लिए आया। अच्छा घर वर देखकर पापा ने बिना देर किए मेरी शादी करना उचित समझा। नितिन मुझे देखने अपने माता पिता के साथ आए थे। जब पहली बार मैंने उनको देखा था तो मुझे अजीब सा डर लगा था, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था, धीर गंभीर एकदम शांत। लेकिन शादी होने के बाद मैंने उनका एक अलग ही रूप देखा जो बेहद मस्तीखोर था। बच्चों सा भोला मन और साफ दिल इंसान। ऐसे इंसान के साथ कोई कैसे अन्याय कर सकता था? मैं भी सब कुछ भूलकर पूरी ईमानदारी से अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करने लगी। वो दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थी, इसीलिए मैं भी उनके साथ दिल्ली ही चली गई। वहाँ मुझे एक बहुत अच्छे स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। ईश्वर ने मुझे फिर माँ बनने का अवसर भी दिया, बेटी के रूप में, जैसे लक्ष्मी जी मेरे आंगन में उतर आई हूँ। सब कुछ अपनी लय में चल रहा था। मैंने नानी का घर, जो मुझे प्राणों से प्रिय था, लगभग भुला ही दिया था। कभी कभार माँ से वहाँ की खबर मिल जाती थी। विशाल भैया की शादी हुई। बहुत मिन्नत की मुझसे आने की, लेकिन मैं नहीं गई। तभी अचानक डोरबेल की आवाज़ मुझे अतीत से वर्तमान में खींच लाई। दरवाज़ा खोला तो परी खड़ी थी। स्कूल से आते ही उसने खाने की फरमाइश की। उसको बड़े जोर की भूख लगी थी। मैं उसके लिए किचन में खाना लेने गई। ना चाहते हुए भी मुझे सुमित के फ़ोन का इंतज़ार था। अगले दिन दोपहर में सुमित का फ़ोन आया। जाने पहचाने लहजे में कैसी हो निशु से बात शुरू हुई। हम दोनों ने अपने अपने जीवन के उन अध्यायों को एक दूसरे के सामने खोला जिससे हम अनजान थे। सुमित ने कहा, मैं ये नहीं पूछूंगा निशु कि तुमने मुझसे खुद को इतना दूर क्यों रखा। इतना कि दोस्ती जैसा भी कुछ नहीं रह गया हमारे बीच। बस सुकून इस बात का है कि तुम खुश हो। विशाल से तुम्हारे बारे में सब पता चल जाता है। तुम्हारी शादी से लेकर तुम्हारी बेटी के जन्म तक की तुम्हारी सारी खुशियों में मैं शामिल होता रहा हूँ। तुम तो ये भी नहीं जानती कि तुम्हें दुल्हन बना देखने के लिए भी मैं आया था वहाँ। दिल से ढेर सारी दुआएं निकली थी तुम्हारे लिए। मैं, क्या आप आए थे? सुमित, हाँ मैं आया था। दूर से देखकर चुपचाप चला गया था। विशाल को भी पता था, उसने ही मुझे साथ चलने को कहा था। मैं, आभा कैसी है? आपकी एक बिटिया भी है ना? सुमित, हाँ निशु, ये बच्चे ही तो मेरा जीवन है अब। मैं, ऐसा क्या कहते हो? आप आभा भी तो है ना? सुमित, हाँ है। तुमने कहा था ना निशु, अपने जीवन साथी को पूरे मन से प्यार करना। लेकिन जब जीवन साथी को आपके प्यार की नहीं, सिर्फ दुनिया की तमाम भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत हो, तो जिस पिताजी का हवाला देकर तुमने मुझे खुद से दूर किया था, उसी पिताजी को खून के आंसू रुलाया है उसने। तुम्हें पता है, वो लखनऊ में है। छोटे शहर में रहना पसंद नहीं था उसे, इसीलिए उसके ज़िद के आगे पिताजी ने मुझे झुकने पर मजबूर कर दिया। मुझे लखनऊ में फ्लैट खरीदना पड़ा। बचपन से ही लखनऊ में पली बड़ी होने के कारण वहाँ उसकी काफ़ी जान पहचान वाले हैं, जिनके साथ वो इतनी मसरूफ़ रहती है कि उसे मेरे प्यार की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। मैं हमेशा तो वहाँ रह भी नहीं सकता ना, पापा पर पूरा बिजनेस छोड़कर। उसके पास तो अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है, इसीलिए तो बोर्डिंग में डाल दिया है बेटी को। सॉरी, मुझे ये सब तुमसे नहीं कहना चाहिए था। तुम बेकार में परेशान होगी। मैं ठीक हूँ। अब स्वीकार कर लिया है मैंने अपने जीवन को, क्योंकि मेरे जीवन में निशु लौट आई है।
सुमित के हंसने की आवाज़ आती है। चौंक गई ना निशु? अरे मेरी बेटी, मैंने उसका नाम भी निशा रखा है, लेकिन प्यार से उसे भी मैं निशु ही बुलाता हूँ। जान से भी अधिक प्यारी है वो मुझे। पता है, मेरे पापा भी खुशी खुशी में उसे निशु ही बुलाते हैं। कहते हैं उसके जैसी समझदार और सबका ख्याल रखने वाली बनेगी। मेरे होठों पर हंसी आ गई, मगर दिल का कोई कोना अभी भी दुखी था। सुमित की हंसी में भी बहुत गहरा दर्द था। तुम्हें खूबसूरत जिंदगी का हक रखते थे सुमित, क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा? मैं सोचने लग गई। सुमित, एक बात कहूँ निशु, कुछ बुरा मत सोचना। क्या एक बार मिल सकोगी मुझसे? मैं जब देहरादून से लौटूंगा, दिल्ली होते हुए ही आऊँगा। तो बोलो, कोई जल्दी नहीं है, तुम अच्छी तरह से सोच लो। अगर तुम्हारा मन हो तभी आना निशु। तुम जानती ही हो मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। ठीक है, अब रखता हूँ। जैसा भी होगा मुझे बता देना। तुम आओ या ना आओ, मैं हर हाल में अब भी तुम्हारे फैसले का वैसे ही सम्मान करूँगा जैसे तब किया था। फ़ोन कट जाने के बाद मैं बहुत ही दुविधा में पड़ गई थी। मन तो कर रहा था कि जल्दी से चली जाऊँ, मिल लूँ एक बार, मगर जैसे ही नितिन का ख्याल आता, मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारने लगती। सुमित की बातें सोच सोच कर रोना आ रहा था। खुद को ही दोषी मानने लगी थी कि कहीं ना कहीं इन सब का कारण मैं ही हूँ। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। काफ़ी देर तक खुद से लड़ने के बाद मैं अपने घर के बाकी के कामों में व्यस्त हो गई। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। अरे, आज नितिन बहुत जल्दी आ गए। मैंने मन ही मन बोलते हुए दरवाज़ा खोला। सामने नितिन मुस्कुराते हुए खड़े थे। आज आप जल्दी आ गए, मैंने बोला। लो जी, अब अपने घर में मैं जल्दी भी नहीं आ सकता। बस आज मूड कर गया कि अपनी पत्नी को उसके पसंद के हीरो की पिक्चर दिखाई जाए। चलो, अब जल्दी जल्दी तुम दोनों तैयार हो जाओ। पहले हम फिल्म देखेंगे और फिर खाना भी खाएंगे। क्यों मेरी छोटू शिजुका? क्या खाएं हम आज? पिज़्ज़ा, बर्गर या नान पराठा? कहते हुए अपनी बेटी को गोदी में उठा लिया। पापा, मुझे तो पिज़्ज़ा खाना है, बोलते हुए बेटी ने मचलकर उनके गले में अपनी बाहें डाल दी। हाँ तो ठीक है, पिज़्ज़ा ही खाएंगे, नितिन ने प्यार करते हुए अपनी बेटी से कहा। फिर वो अपने कपड़े बदलने चले गए। नितिन के इतने अच्छे मूड को देखते हुए मैं मना नहीं कर सकी और अनमने ढंग से ही सही तैयार होने चली गई। फिल्म बहुत इमोशनल थी। एक तो पहले से ही मेरा मन भरा हुआ था, मुझे रोने का बहाना मिल गया। नितिन ने मुझे रोते हुए देख लिया था। हम खाना खाने के लिए मॉल के ऊपर वाले फूड कोर्ट के रेस्टोरेंट में बैठे थे। बेटी को गेम खेलना था तो उसे गेम खेलने के लिए भेज दिया। वो मस्त होकर गेम खेल रही थी। नितिन ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है निशु, तुम परेशान क्यों लग रही हो? माना फिल्म इमोशनल थी मगर इतनी भी नहीं। अगर तुम मुझे बता सकती हो तो बताओ निशु, क्या बात है? मैंने कभी तुम्हें ऐसे नहीं देखा। कोई बात तो है। मैंने नजरें नीचे किए हुए बोला। कोई बात नहीं है नितिन, वो फिल्म के सीन ऐसे थे कि मैं इमोशनल हो गई। नितिन ने मेरे चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा, मेरी तरफ देखकर कहो निशु। माना हम पहले पति पत्नी बने, फिर बेस्ट फ्रेंड्स, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, फिर उससे कोई बात छुपा कैसे सकती हो? तुम्हें पता है निशा, हमारे समाज में पति पत्नी या किसी और रिश्ते में आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी बात कोई नहीं समझेगा, हम जज किए जाएंगे। कई मामलों में ऐसा भी सही होता है, लेकिन कई बार ना, हमें एक मौका ज़रूर देना चाहिए, खुद को भी और सामने वाले को भी। बोल के तो देखो निशु, प्रॉमिस में तुम्हारी बात पति बनकर नहीं दोस्त बनकर सुनूंगा। नितिन सही कह रहे थे। आज तक उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। हमेशा अच्छा या बुरा हम दोनों सब कुछ एक दूसरे को बताते थे। पर यह बात थोड़ी अलग थी। क्या नितिन अपना पुरुषत्व के अहम को त्याग कर अपने पति होने के अहंकार को काबू में रखकर सुन पाएंगे? जैसा कि मैंने बहुत से पुरुषों के बारे में सुना है या सुनती आई हूँ, अपनी महिला मित्रों से, सहकर्मियों से। क्या करूं? एक तरफ नितिन का प्रेम भरा आग्रह मुझे मजबूर कर रहा था अपना दिल खोलकर रख दूं उनके सामने, मगर अगले ही पल दिमाग चेतावनी दे रहा था, नहीं निशा, ऐसी गलती मत करना। फिर मैंने सोचा अगर सही में नितिन मुझे अच्छे से समझते हैं तो मेरी बात ज़रूर समझेंगे। और इन 9 सालों में इतना तो नितिन को जान ही चुकी हूँ कि मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ। मैंने बोलना शुरू किया और अपने मन की उलझन उनको बताई।
नितिन थोड़े गंभीर हो उठे। मैं डर गई कि कहीं मेरी आशंकाएं सही तो नहीं हो गई। लेकिन तभी नितिन जोर से अपने चित परिचित अंदाज में हंसने लगे और बोले, तुम बिल्कुल पागल हो निशु। बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान थी। देखो, आज के ज़माने में जब हम साथ पढ़ते हैं, साथ जॉब करते हैं, तो अपने उम्र के उस पड़ाव में जब किसी विपरीत लिंगी आकर्षण सबसे ज़्यादा होता है, तो स्वाभाविक है किसी को पसंद करना। इसमें मुझे कोई बुराई नहीं नजर आती, जब तक कि संबंध पूरी ईमानदारी और मर्यादा के साथ निभाया जाए। और तुम्हें क्या लगा निशु, मैं तुम पर शक करूंगा? 9 साल हो गए हैं निशु। इतने दिन साथ रहने के बाद भी अगर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, तो फिर ये मेरी बेवकूफ़ी ही होगी। और वो भी सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा कोई अतीत था। ठीक है निशा, अतीत तो अतीत में दफन हो गया ना। आज तुम, मैं तुम्हारा वर्तमान हूँ। अगर आज तुमने मुझसे छुप के उससे मिलने गई होती या मिली होती, तो शायद मुझे बुरा लगता। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा निशु। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो तुम ज़रूर जाना। ये तुम्हारी भी ज़िंदगी है, इस पर तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के फैसले में अपनी राय ज़रूर दे सकता हूँ, और फैसले लेने का हक सिर्फ तुम्हें है। तुम्हारा जीवन का मैं मालिक नहीं हूँ, बल्कि साथ चलने वाला, जीवन के रास्ते के हर मोड़ पर साथ निभाने वाला तुम्हारा हमसफ़र हूँ। कहते कहते उन्होंने मेरा हाथ प्यार से दबा दिया। हमारा ऑर्डर भी आ गया था। बेटे को बुलाकर हम खाना खाने लगे। मेरे दिलो दिमाग में नितिन की बातें घूम रही थी। जाने कौन से पुण्य किए होंगे मैंने जो मुझे नितिन मिले। मेरे जीवन में इन 3 पुरुषों ने, सुमित, विशाल भैया और नितिन, ऐसा प्रभाव डाला कि अब अगर कोई मुझे कहे कि पुरुष भावुक नहीं होते, स्त्रियों को नहीं समझते, तो मैं कभी ना मानूं। हालांकि ये तो मैं जानती हूँ कि सबकी तकदीर मेरे जैसी नहीं होती। काश कि हर पुरुष इनके जैसी सोच रखता, तो शायद हम स्त्रियों को सही मायनों में बराबरी का हक मिल पाता। हम घर वापस लौट आए। बेटी गाड़ी में ही सो गई थी। सुबह की तैयारी मुझे रात में ही करनी होती थी, इसीलिए मैं कपड़े बदल कर किचन में चली आई। सुबह नाश्ता, दोपहर के लंच सबकी तैयारी करके रख लेने से मुझे आराम रहता है। सारा दिन निपटा के जब मैं कमरे में गई तो नितिन हमेशा की तरह किताब पढ़ रहे थे। मैं जाकर उनके बगल में लेट गई। उन्होंने प्यार से मेरे गाल थपथपाए और मेरा सर अपने कंधों पर रख लिया। दिन भर के मानसिक द्वंद्व का इतना सुकून भरा अंत मैंने सोचा न था। मैंने तय कर लिया था कि मुझे क्या करना है। सोचते सोचते मैं सो गई। सुबह फिर वही भाग दौड़ शुरू हुई। नितिन ऑफिस के लिए निकले और बेटी स्कूल के लिए। दिन में जब मैं लंच करके फ्री हुई तो सुमित का फ़ोन आया। बोलो निशु। सुमित की शांत और शालीन आवाज़ आई। मैं कैसे बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हिम्मत करके मैंने बोला, मैं वो सुमित, मैं जानता हूँ कि तुम नहीं आओगे निशु। जिस दिन मैंने तुमसे आने को कहा था, मैं उस दिन ही तुम्हारा जवाब जानता था। जिस निशु को मैं जानता हूँ, उसका यही फैसला होना चाहिए। तुम खुश रहो अपने जीवन में निशु। इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुनने को मिली, मेरे लिए यही बहुत है। बाकी की ज़िंदगी के लिए तुम अपने दिल पर कोई बोझ मत रखना निशु। मैं ठीक हूँ और ठीक ही रहूँगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे जीवन में कोई समस्या आए या तुम दोनों पति पत्नी के बीच कोई गलतफहमी हो। निशा, ऐसी बात नहीं है। मैंने नितिन को सब बता दिया है। उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है। लेकिन मैं सुमित, फिर तो तुमने बहुत ही सही फैसला किया है निशु। मैं बहुत खुश हूँ कि नितिन के रूप में तुम्हें एक अच्छा और समझदार जीवन साथी मिला है। हमेशा खुश रहना, कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं नहीं जानती थी कि मैंने जो किया वो सुमित या मेरे लिए सही था या नहीं। अगर मुझे अभी यही सही लगा। हालांकि दोनों का मन लालायित था मिलने को, लेकिन उस रास्ते पर जाने से क्या फ़ायदा जिसकी कोई मंजिल ना हो। नितिन ने मुझे समझा, ये मेरी अच्छी किस्मत है। लेकिन आभा भी इस बात को समझ रही कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले से ही उलझे हुए सुमित के जीवन के तारों को मैं और नहीं उलझाना चाहती थी। वो अफसाना जिसे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। इस गाने के बोलों की सार्थकता आज मुझे महसूस हो रही थी।